मुझे किसी बात से रोक सकोगे? इनका बे इख्तियार हंस दी, फिर दोबारा संजीदगी से बोली, सुनो जमील, तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम्हें मालूम है तुम्हें मेरी हर हुक्म की तामील करना पड़ेगी? रहा नरगिस का मामला तो बेहतर है कि तुम इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद रखो, वरना एडवर्ड पार्क का जो वाक़या पेश आ चुका है, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा घनौने हालात से दो चार कर दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे गंदे वजूद को किसी हकीर कीड़े की तरह कुचल डालूंगा। गुस्से की शिद्दत ने मेरे सोचने समझने की सलाहियतों को ज़ायल कर दिया था। मैं अपने दिल की भड़ास निकालता रहा और जो मुंह में आया कहता रहा, ना जाने क्या क्या बकता रहा। इनका तअज्जुब खेज नज़रों से मेरे वहशियाना अंदाज और बदले हुए तर्ज अमल को देख रही थी। मैं बोलता रहा, वो खामोश रही। फिर मैं जब चुप हुआ तो उसने आहिस्तगी से कहा, जमील, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर इसके बावजूद मैं तुम्हें होश में लाने के लिए मजबूर हूँ। मैं कोई जवाब देना ही चाहता था, लेकिन सर में अचानक होने वाली शदीद चुभन ने मुझे तड़पा कर रख दिया और अब वो अपने नकीले पंजे मेरे सर में चुभो रही थी, जिसकी रफ्तार हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाहा कि गाड़ी रोक दूं, लेकिन कोई पुरस्रार कुव्वत मुझे ड्राइविंग जारी रखने पर मजबूर कर रही थी। सड़क पर ट्रैफिक का खासा हजूम था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कुशादा सड़क पर दौड़ने वाली मोटरें मेरा मजाक उड़ा रही हों। मैं ना जाने किस हद बे के तहत अपने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और तेज। फिर अचानक सामने से आने वाली गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिजा में एक होलनाक धमाके की आवाज़ बुलंद हुई, जिसके साथ ही मेरा जहन अंधेरों में डूब गया। वाक़यात का धुंधला धुंधला सा अक्स मेरे जहन को और परेशान कर रहा था। मुझे होश नहीं था, सिर्फ कि नरगिस के सिलसिले में इनका से मेरी तलख बहस हो गई थी और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ज़ुबान बंद ना रखी तो एडवर्ड पार्क में जो कुछ पेश आ चुका है वो मुझे इससे ज़्यादा घनौने हालात से दो चार कर देगी। और मैंने उसे धमकी थी कि उसका वजूद किसी हकीर कीड़े की तरह कुचल डालूंगा। इनका के तेवर अचानक खराब होते चले गए थे और फिर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट। लेकिन इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरा जोर जोर फोड़े की मानत दुख रहा था। बिस्तर पर चित पड़ा। मैं वाक़यात की बिखरी हुई कड़ियों को मिलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। देर तक मैं यूं नहीं अंधेरों में हाथ पांव मारता रहा। फिर मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। मेरी नज़र फिर उस छत के पंखे पर पड़ी जो मेरे सर के ऐन ऊपर तेजी से चल रहा था। मुझे वहशत सी होने लगी। करीब था कि मैं चीख उठूं, लेकिन नरगिस की मुतरन्नम आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर दाहिनी जानब देखा तो मेरी आंखों में ठंडक आ गई। मेरी नरगिस मेरे सामने खड़ी मुस्कुराती नज़रों से मुझे देख रही थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप होश में आ गए। उसकी निगाहों में चमक थी और लहजे में इश्तियाक। नरगिस, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैंने आहिस्ता से पूछा। आप एक पल के लिए वो हचकिचाई, फिर मेरे करीब बैठकर मेरी पेशानी पर अपने नर्म व नाजुक उंगलियों से सहलाते हुए बोली, आप इस वक्त हस्पताल में हैं। मुझे बस इतना याद है कि मेरी गाड़ी। जमील, नरगिस ने मोहब्बत अमीज़ अंदाज में मेरी आंखों में झांकते हुए तेजी से कहा, आपको मेरी कसम कुछ मत सोचिए। डॉक्टर ने बातचीत करने को मना किया है। खुदा ने चाहा तो अब आप एक दो रोज़ में बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। मैं इस वक्त पूरी तरह होशो हवास में था, इसलिए नरगिस की आंखों में आंसुओं के शबनमी कतरे तैरते देखकर तड़प उठा। मगर कबल इसके कि मैं अपनी वफा शार और खिदमतगार बीवी से कुछ दरियाफ़त कर सकता, एक नर्स जो गालबन मेरे सरहाने पहले से मौजूद थी, मुस्कुराते हुए
मेरे सामने आ गई। घबराइए नहीं मिस्टर जमील, अब आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नर्स ने बड़ी शफकत से मुझे मुखातब किया। उसके बाद उसने मेरे दाएं बाजू में इंजेक्शन लगाया और मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देखते कमरे से बाहर चली गई। मेरी नज़रें नरगिस के मासूम चेहरे पर मरकूज थीं। नर्स के जाने के बाद मैंने नरगिस से बात करना चाही, लेकिन मेरे जहन पर गनूदगी तारी होने लगी। मेरी पलकें बोझल हो रही थीं। नरगिस, मैं बमुश्किल इतना ही कह सका। नींद का गलबा पूरी तरह मुझे अपने आगोश में ले चुका था। मैं एक बार फिर दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। मुझे कई दिन तक ख्वाब आवर दवाओं और इंजेक्शनों के ज़रिए बेहोश रखा गया। मुझे जब दोबारा होश आया तो मैं अपने घर पर था। नरगिस गालिबन डॉक्टरों से दरख्वास्त करके मुझे घर ले आई थी, जहां एक डॉक्टर और नर्सें मुस्तकिल तौर पर हर वक्त मेरे साथ मौजूद थीं। इस आलम बेहोशी की कोई और बात मेरी याददाश्त में महफूज नहीं। मेरी जहनी हालत पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। हर चंद के ख्वाब आवर दवाओं का हल्का हल्का असर बाकी था, लेकिन मैं खुद को पहले से भी बेहतर महसूस कर रहा था। चुनाचा दोबारा होश में आने पर कुछ देर तक मैं खामोश लेटा नरगिस को देखता रहा, जो मेरे सरहाने मौजूद थी। मैंने उसे मुखातब किया कि मुझे घर कब लाया गया। 2 रोज़ हो गए, नरगिस ने जल्दी से कहा। अब आप तंदुरुस्त हो चुके हैं जमील, खुदा ने मेरे ऊपर रहम किया। मैं चंद सांस तक नरगिस के चेहरे के तासरात देखता रहा। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है, वरना वो एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट को भूल जाइए जमील, नरगिस ने मेरी बात काटते हुए कहा। खुदा को जो मंजूर था वो पूरा हो गया। हमें बहरहाल खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं महसूस कर रहा था कि नरगिस कुछ परेशान सी है। उसकी परेशानी का सबब क्या है, मैं ये जानने के लिए बेचैन था। एक करवट लेने की खातिर बायां हाथ चलाने की कोशिश की तो अचानक इंकशाफ पर तड़प उठा कि मेरा बायां हाथ, जो एक्सीडेंट की वजह से कुचल गया था, कोहनी से काट कर अलहदा कर दिया गया। डॉक्टरों का ख्याल था कि अगर हाथ ना काटा गया तो बाकी जिस्म में भी जहर फैल जाने का खतरा है। नरगिस का ख्याल और उसकी दिलाई हुई कस्में अगर माया ना होती तो मैं यकीनन खुदकशी कर लेता, लेकिन मुझे अपनी नरगिस की खातिर जिंदा रहना था। 2-4 रोज तक मैं अंदर ही अंदर सुलगता रहा। फिर ये हालत संभल गई। इनका ने मुझे इस हालत पर पहुंचा दिया था। इस बार मैंने मेरी ज़बान दराजियों की बड़ी खौफनाक सजा दी थी कि मैं अपने एक हाथ से महरूम हो गया था। मुझे अफसोस है मिस्टर जमील कि अब मैं ज़्यादा अरसे तक आपको पुलिस की दस्तरस से दूर रखने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकता। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। फिर नरगिस की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी फिक्र और परेशानी के मिले जुले तासरात मौजूद थे। मैंने इसरार किया तो नरगिस ने गमनाक लहजे में कहा, जमील, मैंने आज तक डॉक्टर के मशवरे पर आपको हकीकत हाल से आगाह नहीं किया, लेकिन अब कुछ पोशीदा नहीं रहा। जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था उसके 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। अब तक डॉक्टर अखलाक ने पुलिस को आपकी बीमारी के पेशे नज़र पूछगछ की इजाज़त नहीं दी। एसपी ट्रैफिक आज आपसे मिलने आ रहा है। अभी कुछ देर बेशतर उसका फ़ोन भी आया था। मैंने नरगिस के एक चेहरे पर नज़र डाली, फिर एक सर्द आह भरकर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक के एसपी अपने एक मातहत इंस्पेक्टर के साथ आया। मुलाजम ने इतला दी तो मैं नरगिस और डॉक्टर इखलाक के साथ उठकर अपने ड्राइंग रूम में आ गया। इस वक्त मेरे जहन में इनका का तस्वर अचानक उभर आया। इनका के पुरस्कार वजूद ने मुझे कहीं का ना रखा। मैंने आलम तस्वर में इनका को देखना चाहा, लेकिन वो इस वक्त मेरे सर पर मौजूद नहीं थी। एसपी ने मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। मैं अपनी याददाश्त करीद कर जवाब देता रहा, लेकिन वो मेरे जवाबात से मुतमिन नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसने फैसला कुन लहजे में कहा, मिस्टर जमील, आपने जो हालात बुलाए हैं उन पर यकीन करने को मैं तैयार नहीं। हो सकता है कि आप
किसी वकील या बैरिस्टर ने आपको यकीन दिलाया हो कि इनका नामी किसी पुरस्कार वजूद की आड़ लेकर आप खुद को सजा से बचा सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अदालत इन बातों को बेहुदा और लघु करार देगी। मैं आपको कानूनी चाराजोई करने से बाज नहीं रख सकता, मगर जो कुछ मैंने इनका के बारे में कहा है वो भी गलत नहीं है। मैंने एसपी को घूरते हुए बेपरवाही से कहा तो वो यकलफ्त उठ खड़ा हुआ। वो इंस्पेक्टर को मुखातब करके बोला, मिस्टर साजिद, मिस्टर जमील को हिरासत में ले लो। इंस्पेक्टर जो अब तक खामोश बैठा हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, अचानक यूं फट पड़ा जैसे उसका जहनी तवाज़न खराब हो गया हो। उसने एसपी ट्रैफिक को, जिसका नाम मनोहर लाल था, खश्मगीन नज़रों से घूरते हुए कहा, मुझे अफसोस है जनाब कि इस साजिश में आपका शरीके कार नहीं बन सकता। वहाट, एसपी ने चंगाड़ती हुई आवाज़ में कहा। फिर इंस्पेक्टर को कहर आलूद नज़रों से देखते हुए बोला, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानते हो तुम इस वक्त किससे मुखातब हो? मुझे पता है कि इस वक्त मैं एक ऐसे हिंदू अफीसर से हम कलाम हूँ जो चंद माह बेशतर भी एक मुसलमान मुअज़्ज़ज़ शहरी को तअस्सुब का निशाना बना चुका है। इंस्पेक्टर ने बिगड़े हुए तेवर से जवाब दिया, इस वक्त तुम अपने असर शौक की वजह से बच गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा कि तुमने मेरी मौजूदगी में मिस्टर जमील से 50,000 की रिश्वत तलब करके अपनी मुजरमाना जहनीत का सबूत दिया। इंस्पेक्टर के इस जुमले पर एसपी मनोहर लाल के अलावा मैं और नरगिस भी चौंके बगैर ना रह सके। मनोहर लाल ने मुझसे रिश्वत की कोई बात नहीं की थी। बहरहाल एसपी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने गजबनाक तेवरों से इंस्पेक्टर को घूरा, क्या तुम मेरे हुक्म की तकमील करने से इनका की जुरायत कर सकोगे? एसपी मनोहर लाल आपे से बाहर हो गया। वो उठा और इंस्पेक्टर को आंखें दिखाता हुआ बाहर निकल गया। दोबारा अंदर आया तो उसके साथ 3 मसला सिपाही थे। इंस्पेक्टर ने अपना दिफा करने की खातिर रिवाल्वर निकाल लिया, लेकिन इससे बेशतर कि मनोहर लाल पर फायर करता, मसला सिपाहियों ने उसे जकड़ लिया। बाद में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे खुद भी हैरत थी कि इंस्पेक्टर ने मुझे बचाने की खातिर मनोहर लाल पर एक ऐसा इल्ज़ाम तराशने की कोशिश की क्यों की जो कि कतई बेबुनियाद था, और ऐसी सूरत में जबकि मेरे उससे कोई शनासाई नहीं थी। बहरहाल हालात ने मुझे गंग करके रख दिया था। मैंने मजिस्ट्रेट के रूबरू भी वही बयान दिया जो एसपी को दिया था। मजिस्ट्रेट ने मुझे यूं देखा जैसे उसे मेरी जहनी हालत पर शुबा हो। मेरा ख्याल है कि तुम एक बार पहले भी किसी ऐसी केस में इनका के पुरस्कार वजूद का हवाला दे चुके हो। जी जनाब, मेरी बीवी की अपील पर अदालत ने मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया था। क्या तुम इनका के वजूद को साबित कर सकते हो? अगर ये बात मेरे बस में होती तो मुझे इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता? मैंने बेबसी से जवाब दिया। क्या एक्सीडेंट करने पर भी तुम्हें इनका ने उकसाया था? मजिस्टर ने जहर खान से पूछा तो मैं तलमला कर बोला, मुझे कुछ याद नहीं जनाब कि मेरे साथ क्या हादसा पेश आया। क्या मतलब? मजिस्टर ने मुझे सख्त लहजे में मुखातब किया, क्या तुम्हारे ख्याल में पुलिस ने तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं वो झूठे हैं? मुझे नहीं मालूम क्या सच है और क्या झूठ। अगर पुलिस के पास माकूल सबूत मौजूद हुए तो अदालत यकीनन मुझे सज़ा का मुस्तहिक समझेगी। तुम मुझे किसी सूरत ही कोई शातिर मुजरम दिखाई देते हो, मजिस्ट्रेट गसीले लहजे में बोला, फिर कुछ लिखने लगा। मैं खामोश खड़ा तमाम कार्रवाई देखता रहा। मेरे बाद इंस्पेक्टर, पुलिस और तीनों पुलिस वालों के बयानात हुए। उन लोगों ने क्या बयान दिया मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तमाम बयानात हो चुके तो मुझे और इंस्पेक्टर को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। मैं पूरी रात जागता रहा। माजी की तलख यादें मेरे जहन को कचूके लगाती रहीं। काश मैं खुदकशी कर सकता, काश नरगिस मेरी बीवी ना होती, मगर किस्मत में जो लिखा था वो तो होना ही था। उसके बाद एक इंस्पेक्टर मेरी तरफ दारी कर रहा है तो मैं उससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करूं। इस फैसले के बाद मेरे जहन को कदरे सुकून मिला तो मैं चारों नाचार हवालात के पुख्ता फर्श पर लेट गया। एक हफ्ते बाद मुझे पुलिस
इंस्पेक्टर को हवालात में रखा गया। इस दौरान मैं मुतअद्दिद बार मुझसे सवालात किए गए। 2 माह तक अदालत में मुख्तलिफ शहादतें पेश होती रहीं। एसपी ट्रैफिक ने मौका-ए वारदात के पर अदालत में पेश किए, जिनमें मेरी गाड़ी चकनाचूर हालत में नज़र आ रही थी। गाड़ी की नंबर प्लेट भी नज़र आ रही थी। दूसरी गाड़ी में सफ़र करने वाले मरहूमीन के अजीज़ों ने अदालत के रूबरू बयान दिया कि उन्होंने मुझे मौका वारदात पर नहीं देखा, लेकिन मेरी गाड़ी वहां मौजूद थी और इस पर वही नंबर प्लेट मौजूद थी जिसे अदालत में पेश किया गया। सबसे आखिर में इंस्पेक्टर साजिद को अदालत में पेश किया गया। उस पर 2 जुर्म आयद किए गए। एक तो ये कि उसने अपने अफसर के हुक्म की तामील करने से इनकार करते हुए उस पर रिवाल्वर तान लिया। दूसरा ये कि उसने एक मुजरम की तरफदारी करने की कोशिश की जिसने मज़कूरा हादसे में इंसानी ज़िंदगियों का खून किया था। जिस वक्त इंस्पेक्टर को फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई जा रही थी, वो गवाहों के कंट्रोल में सीना ताने खड़ा मुस्कुरा रहा था, यूं जैसे उसे कामयाबी का यकीन हो। बाद में जब उसने के अलावा मुखातब करके अपना पिछला बयान दोहराया और मेरी बेगुनाही के साथ मनोहर लाल पर रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम आयद किया, तो हाज़रीन दम बखुद रह गए। मनोहर लाल के चेहरे पर एक रंग आया और एक चला गया। अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा वो अपने होंठ काटता रहा। इंस्पेक्टर का बयान खत्म हुआ तो कुछ देर तक अदालत में सन्नाटा तारी रहा। फिर केदारनाथ ने इसके सवाल किए, जिनका जवाब उसे हस्बे मंशा मिलता रहा। केदारनाथ के बाद वकील सरकार ने उस पर जरह की, लेकिन किसी आहनी चट्टान की तरह वो अपनी जगह डटा खड़ा रहा और मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब देता रहा। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि मनोहर लाल ने मुल्ज़िम जमील अहमद खान को इस हादसे में फांसने की कोशिश की, जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि एक्सीडेंट मुल्ज़िम की कार से हुआ है, जो फ़ोटो अदालत के फाइल में मौजूद है। वकील सरकार ने सवाल किया तो इंस्पेक्टर ने उसे मुस्कुराती हुई निगाहों से देखा, फिर संजीदगी इख्तियार करके बराह रास्त अदालत से कहा, माई लॉर्ड, मेरे पास ऐसा सबूत मौजूद है जो न सिर्फ मेरे बयान को सच्चा साबित कर देगा, बल्कि अदालत पर यह बात भी आश्कार हो जाएगी कि एसपी मनोहर लाल ने महज तअस्सुब की बिना पर जमील अहमद खान को फांसने की खातिर शहादतों को मसख करके और वाक़यात को अपनी मर्जी के सांचे में ढाल कर अदालत को भी धोखा देने की कोशिश की है। लेकिन माई लॉर्ड, कबल इसके कि मैं अपना सबूत पेश करूं, अदालत से इस बात की पुरजोर दरख्वास्त करूंगा कि जो कुछ मैं कहूं उसकी तस्दीक बगैर किसी ताखीर के फौरी तौर पर कर ली जाए। मबादा मनोहर लाल इस बात को भी दरमियान से हटाने की कोशिश करे। तुम अपना सबूत पेश करो। अगर अदालत ने इसकी अहमियत को महसूस किया तो उसकी तस्दीक में यकीनन किसी ताखीर से काम नहीं लिया जाएगा। अदालत में मौजूद हर शख्स की निगाहें इंस्पेक्टर साजिद पर जमी हुई थी। जज की यकीन दहानी के बाद इंस्पेक्टर ने एक नज़र मनोहर लाल पर डाली, फिर उसने बयान शुरू कर दिया। माई लॉर्ड, वकूए वाले रोज़ मनोहर लाल और मैं दोनों साथ साथ थे। एक्सीडेंट जमील अहमद खान की गाड़ी से नहीं, बल्कि नरिंजन लाल नामी एक शख्स की कार से हुआ था, जो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़यात से पता चलता है कि नरिंजन लाल इन 3 मरने वालों में शामिल था जो जमील अहमद खान की गाड़ी से हलाक हुए, मगर असल में ये बात नहीं, बल्कि वाक़या ये है कि नरिंजन लाल की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। नरिंजन लाल अपनी और दूसरी कार में बैठने वाले अपने दोस्तों की मौत का सबब बना। मनोहर लाल हादसे की इत्तला मिलने पर मुझे अपने साथ लेकर गया। इंस्पेक्टर ने तफसील के साथ सब कुछ बताते हुए कहा, नरिंजन लाल चौंका एसपी साहब का दोस्त था, इसलिए उसे खामोशी से चिता की आग के हवाले कर दिया गया। जमील अहमद खान और नरिंजन लाल की गाड़ियां एक ही मॉडल की थीं, इसलिए मनोहर लाल ने अपनी
سابقہ معلومات کی بنا پر جمیل احمد خان کو پھانسنے کا شرمناک منصوبہ بنایا۔ جمیل احمد خان کو گاڑی سمیت ہلا کر اس کی نمبر پلیٹ نرنجن لال کی گاڑی پر لگا دی اور اس کی گاڑی کو اپنے گیراج میں چھپا دیا۔ ایس پی صاحب کا خیال تھا کہ جمیل احمد خان کو سزا ملنے کے بعد اس کی گاڑی فروخت کر دی جائے گی۔ جمیل احمد خان کو حادثے کا مجرم قرار دینے کی خاطر منوہر لال نے اسے کرائے کے گنڈوں سے اس حد تک زود کوب کرایا کہ اسے اپنا ایک ہاتھ بھی گنوانا پڑا۔ پھر بے ہوشی کی حالت میں اسے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ انسپکٹر ساجد نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، منوہر لال نے یہ تمام ڈرامہ اس خوبصورتی سے سٹیج کیا کہ کسی کو ذرا برابر بھی شبہ نہ ہوا۔ مجھے اس بات کی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو مجھے بھی کسی جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا جائے گا۔ میں خاموش رہا، مگر جب ایس پی منوہر لال نے 50,000 کی رقم بے گناہ جمیل سے طلب کی تو میں چپ نہ رہ سکا۔ انسپکٹر کے بیان سے حاضرین میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ منوہر لال غصے میں کھڑا دانت پیس رہا تھا۔ وکیل سرکار نے ایک اچٹتی ہوئی نظر منوہر لال پر ڈالی، پھر انسپکٹر کو مخاطب کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ملزم کی کار اس وقت بھی صحیح سلامت حالت میں منوہر لال کے گیراج میں موجود ہے؟ مائی لارڈ، انسپکٹر نے براہ راست جج سے کہا، میں نے اتنے دنوں تک اپنی زبان محض اس لیے بند رکھی کہ منوہر لال نے پیش آنے والے حادثے کے دوسرے ہی روز جمیل احمد خان کی کار کو گیراج سے ہٹا کر کسی ویران جگہ منتقل کر دیا۔ جس روز میرے مخبروں نے مجھے اطلاع دی کہ کار نرنجن اور اس کے گیراج میں پہنچا دیا گیا ہے، مگر میری اطلاعات غلط نہیں ہیں، تو وہ کار آج بھی نرنجن لال کی کوٹھی سے برآمد کی جا سکتی ہے۔ میں عدالت سے اپیل کروں گا کہ آج کی کارروائی ختم ہونے سے پہلے نرنجن لال کی کوٹھی کی تلاشی لی جائے، ورنہ منوہر لال یقیناً اس اہم ثبوت کو بھی تباہ کر ڈالے گا۔ میں پولیس کی حراست میں کھڑا حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ انسپکٹر کا بیان میرے لیے ناقابل یقین تھا، اس لیے کہ یہ بات مجھے بخوبی یاد تھی کہ وہ ہولناک حادثہ میری ہی کار سے رونما ہوا تھا، لیکن میں نے اس موقع پر اپنی زبان بند ہی رکھی۔ جج نے کچھ دیر غور و خوض کرنے کے بعد عدالت برخاست کر دی اور میرے وکیل کے اصرار پر خود پولیس کی جماعت کے ساتھ نرنجن لال کی کوٹھی پر گیا، جہاں گیراج سے ایسی کار برآمد ہو گئی جو رنگ اور ماڈل کے اعتبار سے میری کار جیسی تھی، لیکن اس پر جو نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی وہ نرنجن لال کی کار کی تھی۔ جج نے کار کو تفتیش کی غرض سے ایک دوسرے ایس پی کے حوالے کیا اور مقدمے کی کارروائی اگلی پیشی تک ملتوی کرا دی۔ 15 روز تک مجھے کسی بات کا علم نہ ہو سکا۔ 16ویں دن جب مقدمہ دوبارہ پیش ہوا تو مجھے باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ ایس پی منوہر لال کو اپنی پوزیشن کا استعمال اور عدالت کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ انسپکٹر ساجد کو عدالت کی جانب سے سزا کا مستحق قرار دیا۔ نرگس نے میری رہائی کے احکامات سنے تو خوشی سے بے تاب ہو کر بھری عدالت میں مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے انسپکٹر کا شکریہ ادا کیا، پھر حیران و پریشان عدالت سے باہر نکل آیا۔ نرگس مقدمے کی کارروائی سے زیادہ میری رہائی کی خوشی میں خوش تھی، لیکن میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں کر ممکن ہو گیا۔ وہ کون سی قوت تھی جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا؟ انکا اچانک میرے ذہن میں انکا کا پراسرار تصور ابھر آیا، انکا جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین قوتوں کی مالک تھی۔ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں تھی۔ حادثے سے قبل اس نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ جمیل تمہیں ہوش میں لانے کے لیے نہ جانے کتنے تماشے مجھے اور دکھانے پڑیں۔ انکا کا تصور آتے ہی واقعات کی الجھی ہوئی گرہیں اپنے آپ کھلتی گئیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب انکا کی پراسرار شخصیت کا کیا دھرا ہے۔
اس نے مجھے پہلے ایک حادثے سے دو چار کیا، پھر اسی کی وجہ سے مجھے ایک ہاتھ سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اب اسی کی پرسرار قوت کا نتیجہ تھا کہ میں کسی یقینی سزا کی کو گلو خلاصی حاصل کر کے واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ انکا کے منحوس وجود نے مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ میں نے عالم تصور میں ایک بار پھر انکا کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انکا میرے سر پر موجود ہو۔ میں نے عالم تصور میں اپنے بکھرے ہوئے بالوں پر نظر ڈالی تو میرے خون کی گرگش تیز ہو گئی۔ انکا میرے سر پر موجود تھی، اس کے چہرے پر تھکن کے تاثرات موجود تھے، اس کی کمل جیسی آنکھوں میں پہلی بار میں نے تفکرات کی جھلکیاں دیکھی۔ وہ میرے سر پر چت لیٹی کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اپنے سر کے نیچے تکیہ بنایا ہوا تھا اور خلا میں گھور رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے ہونٹ بھی کاٹنے لگتی، نہ جانے وہ اس وقت کس سوچ میں غرق تھی۔ میں نفرت بھری نظروں سے اس ننھی منی خطرناک عورت کو گھورتا رہا جو حیرت انگیز قوتوں کی مالک تھی۔ مجھے اس کو تفکرات میں ڈوبا دیکھ کر تعجب ہوا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا کی ہر ناممکن بات پلک جھپکنے میں ممکن بنا سکتی تھی، تو پھر یہ غور و فکر کس لیے؟ آخر وہ ایسی کون سی انہونی بات تھی جس نے انکا کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا؟ آج سے قبل میں نے اسے کبھی اس طرح مضطرب محسوس نہیں کیا۔ شاید وہ کسی اندرونی کرب سے دو چار تھی، مگر مجھے کیا پڑی کہ اس کے بارے میں سوچتا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر عین اس عالم میں کہ غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ انکا کے نوکیلے پنجوں کی چبھن اپنے سر پر محسوس کر کے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ انکا سر پر کھڑی مجھے خون خوان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جمیل، مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے سنجیدگی سے کہا، تم نے مجھے پریشان محسوس کر کے آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ اور پریشان؟ بہت خوب، میں نے حقارت سے کہا۔ کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے تمہیں؟ حیرت ہے کہ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو۔ کاش تم جانتے۔ انکا اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر خلا میں گھورنے لگی تو میں نے تیزی سے کہا، اب تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ اب تو میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ کسی بے گناہ کا خون کر کے تمہارے لیے وجود کے لیے غذا فراہم کر سکوں۔ کیوں؟ انکا کے چہرے پر اچانک مسکراہٹ پھیل گئی، مجھے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، کیا تم ایک ہاتھ سے کسی کو خنجر یا گولی نہیں مار سکتے؟ انکا، میں نے بگڑے ہوئے تیور سے جواب دیا، تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے اپنی ہٹ کا پکا ہوں۔ اب اس خیال کو تیزی سے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہارے لیے کوئی جرم کروں گا۔ ہاتھ جانے دو، مجھے اب زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم میرے سر سے دفع ہو جاؤ۔ انکا کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ فوری طور پر ختم ہو گئی۔ ایک لمحے تک وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئی۔ مجھے انکا کے آج اس رویے پر تعجب تھا، نہ جانے آج وہ بار بار کس سوچ میں ڈوب جاتی تھی۔ چند سانس تک وہ اپنے خیالوں میں محو رہی، پھر میری سمت دیکھ کر نرمی سے بولی، جمیل، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری حماقت نے مجھے سزا دینے پر مجبور کر دیا، مگر تمہیں ایک ہاتھ کٹ جانے کا ملال نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہارا دوسرا ہاتھ ہوں۔ تم مجھے نرگس کی طرح اپنا کیوں نہیں لیتے؟ میں کسی موقع پر ضرور تمہارے ہاتھ کی کسر نکال دوں گی۔ دوستوں کے لیے ہمیشہ دل میں رہنا چاہیے۔ بس کرو انکا، میں دانت پیس کر بولا، اگر کبھی وقت آیا تو میں تمہارے سارے حساب چکتا کر دوں گا۔ تم وہی احسان فراموشی کی باتیں کر رہے ہو۔ انکا نے برہمی سے جواب دیا، مجھے اندازہ ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اپنے ایک ہاتھ سے محروم ہونا پڑا، لیکن تمہیں یہ سزا دینی ضروری تھی۔ میرا خیال ہے کہ جب بھی تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ گے، یہ ہاتھ تمہیں میری طاقت کا اندازہ دلاتا رہے گا۔ پھر آخر انکا کے منہ پر وہ بات منہ سے نکل ہی گئی، جمیل، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں۔
सुनो, दुनिया की तमाम शैतानी ताकतें अगर मिलकर भी मुझे परेशान करना चाहें तो मैं उनका मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन एक ताकत ऐसी है जिसके आगे मेरा जोर भी नहीं चलता। वो भला कौन सी ताकत है? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें अपने पुराने दोस्त राम दयाल की माँ याद है? उसने तुम्हें भी मशवरा दिया था कि अगर तुम एक मंत्र पढ़ लो तो मुझे कब्जे में कर सकते हो, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। सच पूछो तो मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगी, इसलिए मैं अब खुद तुम्हारे सर पर आ गई। दूसरी सूरत में मुझे कब्जे में करने के लिए तुम्हें राम दयाल की माँ का बताया हुआ मंत्र जाप करना पड़ता, जिसके लिए बड़ी रियाजत की ज़रूरत होती है। हर किसी नाकिस इस दिन में कामयाब नहीं हो सकता। बड़े बड़े महान पंडित और पुजारी भी मुझे कब्जे में करने से घबराते हैं। अगर उनके जाप में ज़रा भी भूल चूक हो जाती तो मेरी ग़िज़ा बन जाते हैं। मैं बड़ी खामोशी और ताज्जुब से इनका की गुफ्तगू सुनता रहा। फिर जब वो खामोश हुई तो मैं ना जाने क्यों धड़कते हुए दिल से पूछा, इनका क्या आजकल कोई पंडित या पुजारी तुम्हें कब्जे में करने के लिए जाप कर रहा है? हाँ, इनका ने सहमे हुए लहजे में कहा। मुझे हासिल करने के लिए 101 दिन तक उस मंत्र का जाप करना है, जिसमें से 70 दिन से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। अभी तक उससे कोई भूल नहीं हुई। मैंने तेजी से पूछा। नहीं, इनका ने पुरख्याल अंदाज में जवाब दिया। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, इत्तफाक ही समझो जमील, जो मैं इस पंडित के इस ख्याल से बर वक्त आगाह ना हो सकी कि वो मुझे कब्जे में करने के ख्वाब देख रहा है। इन दिनों मैं इंस्पेक्टर साजिद के सर पर मुसल्लत थी। मैं तुम्हें इस हादसे के इल्ज़ाम से बचाने में मनहक थी। बस इन्हीं दिनों में वो अपने मंडल दायरा हिसार में चला गया कि अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक वो मंडल के अंदर है मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर उससे कोई भूल हो जाए तो मैं पलक झपकते में उसकी सांस बाहर निकाल सकती हूँ, और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो मैंने कदरे बेचैन होकर सवाल किया, अगर वो कामयाब हो गया जमीन तो मुझे उसका गुलाम बनना पड़ेगा, और फिर उस वक़्त तक उसके हर हुक्म की बजा आवरी मेरा फ़र्ज होगी जब तक वो मर नहीं जाता। इनका ने ये जुमला कहते वक़्त मुझे ऐसी हसरत भरी नज़रों से देखा कि मैं तड़प उठा। उसकी नज़रों में इल्तिजा थी, एक दरख्वास्त जिसे मैं रद्द न कर सका। ना जाने क्यों अब मुझे इस तसव्वुर ही से हौल आने लगा कि इनका मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। उसने मेरे लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, अनगिनत एहसानात किए। मुझे उससे उनस हो गया, ऐसा उनस जिसको मैं कोई नाम नहीं दे सकता, सिर्फ महसूस कर सकता था। इस वक्त इनका के सिलसिले में मैं इस जज्बाती कैफियत पर खुद भी हैरान था। हालांकि वो इस अरसे में मेरे सर पर मुसल्लत रही थी और उसने मुझे दुनिया के तमाम इंसानों से अलहदा एक अजीबोगरीब जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था। अब तवील रफ़ाकत के बाद मुझे उससे एक कल्बी लगाव महसूस हो रहा था। वो मुझे उदास और दिलगीर नजर आई तो मेरा जी उसे सीने से लगाने को चाहा। उसके जिस्म के नशीबो फराज अपने सर पर महसूस करने के बाद पहली बार मुझे एहसास हुआ जैसे इनका के जिस्म में बड़ी कशिश हो, जैसे मैंने उसके हसीन जिस्म का इस्तेहसाल ना करके कोई गलती की हो। मुझे ये भी ख्याल हुआ कि अगर मैं इस आड़े वक्त में इनका के काम आ गया और उसे बचाने में कामयाब हो गया तो फिर यकीनन वो मेरी दाम कनीज बनकर रहेगी। मैं जो चाहूँगा वो करेगी, इनका से जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। हर चंद कि खुदा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मजीद दौलत की हवस किसे नहीं होती। इंसानी फितरत यही है कि आदमी ख्वाह कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो जाए, उसे मजीद दौलतमंद बनने की ख्वाहिश बाकी रहती है। इनका क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? जमील, मैं तुम पर वारी जाऊं। तुम इस वक्त जो सोच रहे हो काश तुम पहले सोचते, काश तुमने मुझे नरगिस की तरह महसूस किया होता। इनका ने वाराफगी से कहा, इनका मुझे बताओ मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ?
جمیل مجھے یقین ہے کہ تم اگر چاہو تو مجھے بچا سکتے ہو، اس کے عوض میں تمہاری باندی بننے کو بھی پسند کروں گی۔ میں تمہیں ہر قیمت پر اس پنڈت کے ناپاک منصوبے سے نجات دلا کر دم لوں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو ان کا کھل اٹھی اور مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جمیل، میں نے تمہارا انتخاب غلط نہیں کیا، تم بہت اچھے ہو، مگر اب اپنے دل میں میرے لیے کوئی برائی نہ لانا۔ مجھے بتاؤ کہ اب مجھے اس پنڈت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں جمیل، کچھ دن اور رک جاؤ، پھر میں تم کو اس پنڈت کے بارے میں مزید تفصیل بتاؤں گی۔ اس رات میں نے انکا کو ایک عرصے بعد پرسکون نیند میں محو پایا۔ وہ خراٹے لے رہی تھی اور وہ پری معلوم ہو رہی تھی۔ نیند میں اس کے چہرے پر عجیب معصومیت تھی۔ میں نے انکا کے سراپے کو دیکھ کر بے اختیار مجھے اس پر پیار آ گیا۔ میں اسے سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، حسین و جمیل ننھی عورت کو میرے سامنے۔ میرے مستقبل کے حسین خواب تھے۔ میرے پاس انکا تھی، پراسرار قوتوں کی مالک۔ مجھے نرگس کے ہاں آئے ہوئے 2.5 مہینے گزر چکے تھے۔ نرگس کے والدین ہمہ وقت میری تواضع میں لگے رہتے۔ مجھے یہاں ہر قسم کا سکون نصیب تھا، لیکن جب سے معلوم ہوا کہ کسی پنڈت نے انکا کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کوئی جاب شروع کر دیا، مجھے ہر وقت بے چینی سی رہتی۔ میں اکثر سوچتا، انکا اگر مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں جو ایک عرصے سے انکا کو اپنے سر پر برداشت کیے ہوئے تھا، کیا اب اس کی فرقت برداشت کر سکوں گا؟ انکا میری ناتوانی کا سہارا بن چکی تھی۔ یہ سہارا اگر مجھ سے چھن گیا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ اور کچھ دنوں بعد آخر انکا نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے جمیل؟ اور میں نے جواب دیا کہ میں ہر قیمت پر تمہیں اس پنڈت سے نجات دلانے کو تیار ہوں۔ تم مجھے صرف وہ جگہ دکھا دو جہاں وہ بیٹھ کر جاپ کر رہا ہے۔ لیکن تم منڈل میں داخل کیسے ہوگے اس کی فکر مت کرو، تمہاری خاطر میں آگ میں بھی کود سکتا ہوں۔ جذباتی بننے سے کام نہیں چلے گا جمیل صاحب، ہمیں کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ انکا نے بدستور سنجیدگی سے کہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، میری مانو تو پہلے تم اس سلسلے میں کسی بزرگ یا پنڈت پجاریوں سے ملو، ممکن ہے ان کے پاس کوئی حل موجود ہو۔ کیا تم کسی پنڈت پجاری یا بزرگ کا پتہ بتا سکتی ہو؟ میں نے تیزی سے دریافت کیا۔ ہاں، میں ایک ملنگ سے واقف ہوں، اسی شہر میں پرانی بستی میں رہتا ہے۔ میرا خیال ہے جمیل کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اس سے ملوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔